देखिए, जैसे क्या किया गया, एक ग्रुप्स ऑफ एटम लिया गया, ठीक है। एक ग्रुप्स ऑफ एटम क्या कर दिया गया कि एक ट्यूब लिया गया, उसमें गैसेस लिए गए। तो इसमें गैस के क्या होंगे, पार्टिकल होंगे छोटे छोटे, इस तरीके से, ठीक। एक इधर स्क्रीन लिया गया, इसको क्या किया गया, हीट किया गया, इसको दिया गया हीट, यानी एनर्जी। तो यहां से क्या हुआ, गैसेस से, इस गैसेस से रेडिएशन हुआ, ठीक है। और ये रेडिएशन इस स्क्रीन पे एब्जॉर्ब किया गया, ठीक है। यानी इस गैस में जो इलेक्ट्रॉन थे, ठीक, यहाँ मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है सेंटर पे, और इसमें क्या होगा, मान लीजिए फर्स्ट सेल हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, ये मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है, इधर एक इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन जब ये एनर्जी एक्वायर करेगा तो क्या होगा, ये दूसरे वाले ऑर्बिट में जाना चाहेगा जो इससे हायर एनर्जी पे है, उतना एनर्जी इसको मिल जाए कि हायर सेल वाले में चला जाए, तो ये इसमें जंप कर जाएगा, दूसरे में आ जाएगा। अगर इससे ज्यादा हो गया तो यहाँ पे आ जाएगा, तीसरे में आ जाएगा। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के क्या आया, यहाँ पे जंप कर, जब उसको एनर्जी ज्यादा मिल गया तो फर्स्ट सेल में चला गया। फर्स्ट सेल का जो एनर्जी लेवल होता है वो सबसे कम होता है, और वो एक्सपेरिमेंटल वो कैलकुलेटेड डाटा है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 13.6 थोड़ा साफ से लिख देते हैं। जो फर्स्ट सेल का है, यानी के सेल का, उसका एनर्जी लेवल कितना आया था, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। जो एल यानी दूसरा सेल था, 2 नंबर वाला, उसका था, उसका आया था, उसका होता है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे ही तीसरे वाले का होता है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखिए, जब ये पहले सेल में था इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन गैस को लिया गया था ट्यूब में, तो जो हाइड्रोजन गैस में एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जो पहले सेल में था तो उसको इतना एनर्जी दे दिया गया कि -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से वो किसमें कितना एनर्जी वो क्या कर ले, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाए। तो वो क्या करेगा, फर्स्ट एनर्जी सेल से सेकेंड एनर्जी सेल में क्या करेगा, ट्रांसफर हो जाएगा या जंप कर जाएगा। अगर वो एनर्जी जो उसका दिया गया, अगर वो -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक पहुंच जाए, तो वो क्या करेगा, फर्स्ट से थर्ड में जंप कर जाएगा, चला जाएगा, ठीक है। यस। तो सब आदमी का ये वो होता है, एक जितने भी नेचर में सब्सटेंस है, सबका एक थ्योरी है कि वो अपने लोअर एनर्जी स्टेट में रहना चाहता है हर समय। जैसे मान लीजिए आपको कोई बोले कि किसी उसके सबसे टॉप में जाके खड़े हो जाओ, कोई अगर पिलर है या कोई अगर घर है या मीनार है, तो उसके टॉप में जाके खड़े हो जाए। टॉप में आप जाएंगे तो आपको वहां पे डर लगने लगेगा, वहां पे आप असहज महसूस करने लगेंगे। क्यों? क्योंकि आपका वहां पे सैचुरेशन लेवल बढ़ गया, एनर्जी लेवल बढ़ गया, ठीक है। आप वहां पे अनसैचुरेटेड स्टेट में पहुंच गए हैं। फिर नीचे जैसे ही आप नीचे ग्राउंड पे रहते हैं, तो वहां पे क्या होता है, एनर्जी लेवल कम होता है ग्राउंड स्टेट में, तो हम वहां पे इजिली खड़े रहते हैं, हमको वहां पे डर या फिर हमको कोई भी परेशानी नहीं होती है। तो उसी तरह ये जो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल से दूसरे दूसरे सेल में जो जंप कर गया है, वो इस एनर्जी को इमिट करके, इस एनर्जी को रिलीज करके, इस एनर्जी को छोड़कर क्या करेगा, वो फर्स्ट एनर्जी अपने ऑर्बिट में आना चाहेगा, लोवेस्ट एनर्जी स्टेट में आएगा।
तो जो ये एनर्जी एक्वायर किया था उस एनर्जी को छोड़ता है, वही एनर्जी क्या करता है, वो जो एनर्जी बाहर निकलता है वो एक रेडिएशन के फॉर्म में निकलता है। और वही जो रेडिएशन होता है वो किसी स्क्रीन पे एक रेडिए स्पेक्ट्रम यानी लाइन के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है या बन जाता है, जो कि कुछ विजिबल रेंज होते हैं जो कि हमारे ऐसे आईज से दिखेगा, और कुछ के लिए हम लोग क्या करते हैं स्पेशल जो है टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि क्या होता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो एक्साइटेड हुआ है वो डी एक्साइटेड होगा, यानी एक्साइटेड कहने का मतलब कि वो एनर्जी एक्वायर करके हायर एनर्जी लेवल में चला गया है, तो वो अब चाहेगा, वो कोशिश करेगा कि हम डी एक्साइटेड हो जाए, यानी जो एनर्जी हमने एक्वायर किया है उस एनर्जी को रिलीज कर दें। तो रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। ठीक है, तो एवरी इलेक्ट्रॉन ऑलवेज ट्राई टू रिमेन्स लोएस्ट एनर्जी लेवल। तो लोएस्ट एनर्जी लेवल में वो रहना चाहता है, तो वो क्या करेगा, अपने एनर्जी को इमिट करेगा, और वो एनर्जी इमिट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में या फिर रेडिएशन। ठीक, इतना समझ गए कि ये रेडिएशन क्या हो रहा है। और यहाँ पे जो होता है, जो लाइन बनते हैं, देखिए इसके और इसके बीच में इस एनर्जी के लेवल, यहाँ जो ये एनर्जी लेवल है दोनों का जो एनर्जी लेवल है, मान लीजिए के का एनर्जी लेवल, के का एनर्जी लेवल हम लोग कितना जानते हैं, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और एल का सेकंड सेल का कितना होता है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन दोनों के बीच में भी तो बहुत सारा जगह रह गया। 13 से लेके अगर 3 के बीच में ही देखें, -13 से लेके -3 के बीच में, तो -12 है, -11 है, -10 है, -8 है, -7 है, -4 है, -5 है। ये सब भी तो एनर्जी, डिफरेंट एनर्जी लेवल अभी भी उसमें है। तो इसके कारण क्या होता है कि ये वहां से यहाँ जंप कर सकता है या यहाँ से यहाँ जंप कर सकता है, इसी दोनों में पाया जाएगा। तो ये एनर्जी जो जो स्पेक्ट्रम बनता है ये कंटिन्यूअस नहीं बनता है। ये क्या होता है, जो एनर्जी लेवल जहाँ पे जितना रेंज पे रहेगा, जितना वेवलेंथ का रहेगा वहां पे बनेगा, फिर दूसरा जितना वेवलेंथ का रहेगा वहां पे बनेगा, फिर तीसरा जितना वेवलेंथ का रहेगा उतना पे बनेगा। इस तरीके से बनता है, यानी बीच में क्या रहता है, कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं रहता है। जैसे आप कलर में देखेंगे तो कलर में कंटिन्यूअस रेड ब्लू ग्रीन ऐसे इस तरह के रैम्बो वगैरह में बनता है, तो उस तरीके से नहीं, ये क्या रहता है, बैंड के फॉर्म में रहता है, बना हुआ है, उसके बीच में सेपरेशन है, फिर बना हुआ है उसके बीच में। तो इसके लिए इसको बोलते हैं हम लोग डिस्क्रिएट या लाइन स्पेक्ट्रम, यानी लाइन के फॉर्म में हमको क्या ये दिखेगा या रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसको डिस्क्रिएट या लाइन स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम को। और अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये किस तरह का एक स्पेक्ट्रम है, इसको बोलते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम लाइन। इमिशन मतलब क्या होता है कि ये जो स्पेक्ट्रम लाइन बन रहा है इलेक्ट्रॉन के एनर्जी रिलीज करने के कारण बन रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन के एनर्जी इमिट करने के कारण बन रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम। समझे? अगर वही एब्जॉर्प्शन से बनता, अगर इलेक्ट्रॉन जो एब्जॉर्ब कर रहा है उसके कारण अगर बनता तो उसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो ये कौन सा है, इमिशन स्पेक्ट्रम। तो क्यों, क्योंकि ये रेडिएशन इमिट करने के कारण ये स्पेक्ट्रम लाइंस बन रहे हैं, फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, समझ में आया? चलिए, तो इससे क्या होता है, हाँ सर इसमें जो मतलब कुछ भी अगर हो तो इसका जो जैसे आप बोल रहे हैं लाइन को बनाया है, तो ऐसा मतलब करने का क्या मतलब होता है, ऐसा क्या क्या benefit है इससे? ऐसा करने का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए आप किसी एटम, किसी सब्सटेंस को हीट कर रहे हैं, ठीक है, तो सब्सटेंस को आप हीट कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, वो एनर्जी एक्वायर करेगा ना सब्सटेंस, वो हीट होगा। हीट एक क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, वो एनर्जी को ले लेता है। ठीक है, अब वो एनर्जी जो है तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के पास ही न जाएगा, जिस सब्सटेंस से मिलकर वो बना है। तो सब्सटेंस क्या चीज से मिलने के बना होता है, मॉलिक्यूल या एटम से, तो अल्टीमेटली उस एटम के पास जाएगा। और वो एटम क्या चीज से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से,
तो इलेक्ट्रॉन जो है उसके जो चारों तरफ घूम रहा है, जो बाहरी सेल में है, वो एनर्जी को एक्वायर करेगा। तो अल्टीमेटली एनर्जी किसके पास गया? उस इलेक्ट्रॉन के पास गया। और इलेक्ट्रॉन ही तो सारा चीज में रिएक्शन, ये सारे चीज में पार्टिसिपेट होता है। और वो एनर्जी लेकर जंप करेगा, और एनर्जी जब रेडिएट करता है तो वो नीचे वाले सेल में जंप कर जाएगा। तो मतलब ये रिलीज जो है, हाँ, जैसे हम लोग हाँ, जैसे हम लोग बोलते हैं कि जैसे अल्फा रेज निकला, एक्स रेज निकला, तो एक्स रेज, बीटा रेज, अल्फा रेज में कहाँ से निकलता है? न्यूक्लियस या एटम से ही तो निकलता है। यस सर, ये आपस में बम्बार्डियर जब वो कम सुने थे सर, उसमें नहीं, प्लेट पर बम्बार्ड कराते हैं तो फिर वो ऐसा। हाँ, तो बम्बारिंग जब आप कराते हैं तो उसमें एनर्जी तो निकले, जो कोई ना कोई तो एनर्जी ऑब्जर्व करेगा या एनर्जी वहां पे रिलीज रेडिएशन। करेगा। यस। हाँ, तो जहां एनर्जी अगर रिलीज करेगा, देखिए, अगर वो क्या चीज है, सारा का सारा जो है जो ये सब्सटेंस है इस पूरे ब्रह्मांड में, वो दो ही फॉर्म से है। या तो वो आपका कोई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब्सटेंस है वो, या फिर एनर्जी है। दो ही है ना, या तो वो सब्सटेंस है या फिर एनर्जी है। जैसे आपका सनलाइट ही आता है। सनलाइट क्या होता है? सनलाइट आपका रेडिएशन है एक तरफ। यस, जब एनर्जी। ये, हाँ, जब सन के कोर में रिएक्शन होता है सन के अंदर, तो वहां से क्या होता है? रेडिएशन इमिट होता है। उस रेडिएशन को से हम लोग को क्या होता है? एनर्जी मिलता है। तो ये क्या होता है? एक रेडिएशन एक एनर्जी के फॉर्म में एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होता है। तो कुछ जो विजिबल रेंज होता है, जैसे विजिबल वेवलेंथ लगभग 4000 एमस्ट्रॉन्ग से लेकर 8000 एमस्ट्रॉन्ग, 7800 कुछ ऐसे है, तो लगभग समझ लीजिए 8000 के करीब। तो 4000 से लेकर 8000 के बीच के का जो वेवलेंथ होता है वो हमको दिखता है। इसलिए वो हमको व्हाइट लाइट के फॉर्म में ये दिख जाता है, लाइट के फॉर्म में दिख जाता है, व्हाइट, ब्लू, ग्रीन, ऐसा लाइट के फॉर्म। और इससे जो आगे होता है, इससे जो बड़े वेवलेंथ का होता है या इससे छोटे वेवलेंथ का होता है, ये हमको नहीं दिखता, समझे? लेकिन वो भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, समझे? ये भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है और वो भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो वो हम लोग का आइज का जो एब्जॉर्व करने का कैपेसिटी है, इतने वेवलेंथ में हम एब्जॉर्व कर लेते हैं, इसलिए ये लाइट हमको दिखता है लाइट के फॉर्म, ठीक है। और वो हम लोग को लाइट के फॉर्म में नहीं दिखता। तो ये सब क्या है? ये सब एक रेडिएशन है। वहां रिएक्शन हुआ तो कुछ सब्सटेंस बनेगा या कुछ सब्सटेंस बिगड़ेगा, तो उससे कुछ ना कुछ एनर्जी क्या होगा? या तो एब्जॉर्ब होगा या रिलीज होगा। एब्जॉर्ब भी होता है तो वही रेडिएशन के फॉर्म में, रिलीज भी होता है तो रेडिएशन के फॉर्म में। जब जैसे मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, सनलाइट, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करता है। वो कहाँ से? अब उसको रिएक्ट करने के लिए अब एनर्जी चाहिए। तो ये वो एनर्जी कहाँ से एक्वायर करता है? वो एनर्जी रेडिएशन से एक्वायर करता है। तो कौन सा उसका सोर्स ऑफ रेडिएशन है? तो वो है सनलाइट। इसीलिए हम लोग बोलते हैं ना कि पेड़ पौधे जो है सनलाइट के प्रेजेंस में क्या करते हैं? सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं। तो सनलाइट के प्रेजेंस में क्यों रिएक्शन करते हैं? सनलाइट से वो एनर्जी लेते हैं। उस रिएक्शन के लिए, उस कॉम्बिनेशन के लिए जितना उनको एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी कहाँ से एक्वायर करते हैं? उस सन से वो एक्वायर करते हैं, सन के रेडिएशन। समझ में आया? तो यहाँ पे क्या है, ये जो स्पेक्ट्रम, ये जो हमको रेडिएशन जो हम स्क्रीन पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, मान लीजिए स्क्रीन पे कोई रेडिएशन या कोई एनर्जी जाएगा, स्ट्राइक करेगा, तो उस पे क्या होगा? ग्लो करेगा वो। अगर डार्क स्पेक्ट्रम है तो, अगर ब्राइट स्पेक्ट्रम है तो वहां पे ब्लैक लाइन बनेगा। तो अगर डार्क स्पेक्ट्रम है तो वहां पे क्या होता है? वो ब्राइट लाइट बनेगा वहां पे। तो वहां पे क्या है? लाइन ऑफ जो एनर्जी होता है वो जैसे ही उस पर हिट करेगा, एक ब्राइट लाइट, एक चमकीला वहां पे बनता है। तो उससे क्या होता है? उससे पता चलता है कि हाँ, यहाँ से एनर्जी इमिट हो रहा। समझे? यस सर, तो ऐसे बल्ब का भी एग्जांपल दे सकते हैं सर, वो हाँ, एनर्जी तो अब बल्ब में भी एनर्जी ही रेडिएट हो रहा है। वो हीट होता है, हीट होने के कारण उसके जो इलेक्ट्रो उसके जो एटम्स हैं वो क्या होते हैं? वो एनर्जी को रेडिएट करेंगे। यस सर। जब वो कोई एनर्जी अगर छोड़ेगा तभी ना उसका बाहर रेडिएशन होगा।
यस सर, और वो चमकेगा फिर। हाँ। हाँ, तो क्या होता है कि देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब हम, तो ये जो चेंजेज होता है हम लोग मॉलिक्यूलर एटम लेवल पे पढ़ रहे हैं, यानी एटम में हम वहाँ पे सब्सटेंस के उसमें पढ़ते हैं कि मान लीजिए सन में क्या हो गया कि सन क्या करता है, लाइट को फोकस करके भेजता है लाइट को। तो ये लाइट जो होता है, ये जो रेडिएशन निकला, ये निकला कहाँ से? ये निकला है उसके जो न्यूक्लियर रिएक्शन के कारण। उस वहां सन के कोर में जो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन के कारण एनर्जी निकला है। समझे? तो वही चीज है कि जब हम गैस को, तो अब गैस को ही क्यों लिए, तो गैस को हम उतना एनर्जी दे सकते हैं कि वो एनर्जी उसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव कर सके। अब सॉलिड लेंगे तो सॉलिड को तो पहले हमको मेल्ट कराना पड़ेगा, मेल्ट कराने के बाद गैसियस स्टेट में जाएगा, गैसियस स्टेट के बाद ना वहां से रिएक्शन होगा, यस, जो कंडीशन हमको चाहिए। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, गैस बहुत लिए। एनर्जी देना होगा सर, बहुत ज्यादा एनर्जी हाँ, इन्वेस्ट करना हाँ, होगा। बहुत ज्यादा वहाँ एनर्जी का खर्च होगा, और हो सके उतना एनर्जी के मतलब यूटिलाइज करने के लिए हमारे पास वो एपरेटस भी ना हो उसका। यस सर। तो क्या किया गया, तो इसके लिए क्या किया गया कि एक हाइड्रोजन एटम पे एक्सपेरिमेंट हुआ, हाइड्रोजन गैस पे। यहाँ से क्या किया गया, इसको जब वो हीट दिया गया, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन थे, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हुए, जंप हुए, दूसरे आगे वाले ऑर्बिट में चले गए। अब कौन से ऑर्बिट में जाएंगे, जितना वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा उतना वो एनर्जी जाएगा। -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब अगर वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो वो सेकेंड उसमें चला जाएगा। -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब उसका एनर्जी हो जाएगा, तो वो कहाँ चला जाएगा, थर्ड वाले में चला जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा कि वो चला तो जाएगा, लेकिन हर हर आद, हर वो क्या चाहता है, आप किसी भी चीज को अगर ऊपर उछाल देते हो तो तुरंत चाहता है ना कि वो नीचे हम आ जाए ग्राउंड पे, या नहीं तो हमको उसको ऊपर ऊपर रोकने के लिए उतना फोर्स लगाना पड़ेगा, उतना उतना उसको उतना उसका जितना पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया उतना पोटेंशियल एनर्जी हमको देना पड़ेगा। जैसे आप क्या करते हैं, हाथ पे भी कोई पत्थर उठा के रख दिए, अपने ऊपर ऐसे रखे हुए हैं ऊपर, तो आपको उसमें उठाने में ताकत लगता है कि नहीं लगता? यस, एनर्जी वेस्ट। उतना ही, हाँ, उतना ही ताकत आपको लगेगा जितना उसका पोटेंशियल एनर्जी हो रहा है, यानी ग्राउंड से लेके और वहां ऊपर उठाने तक जितना आपको, जितना उसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जा रहा है उस ईंट का, उतना एनर्जी आपको लगाना पड़ेगा उसके कंपैरेटिव। यस, तो अब हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से फर्स्ट से उठा के ऊपर कर दिया। जब ऊपर कर दिया तो वो क्या करेगा, अपने आप को, वो अपने आप को लोअर एनर्जी स्टेट में लाने का कोशिश करेगा। तो लोअर एनर्जी स्टेट में लाने के लिए क्या करेगा, उसके पास, उसके अंदर जो एनर्जी हीट के फॉर्म में गया है, उस एनर्जी को क्या करेगा, वो रेडिएट कर देगा रेडिएशन के फॉर्म। रिलीज ठीक है, करके अब मतलब ये, रेडिएशन। हाँ, तो अब वो जितना एनर्जी रेडिएट करेगा, जिस एनर्जी, जितना वो रेडिएशन एनर्जी, जितना वो एनर्जी को रेडिएट करेगा, उसी के हिसाब से उसका क्या बनेगा, वो किस तरह का वो रेडिएशन होगा, वो विजिबल होगा या विजिबल नहीं होगा, वो इंफ्रारेड रेडिएशन होगा या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के श्रेणी में आएगा। ये उस पर डिपेंड करता है कि कितना एनर्जी क्या करेगा, वो रेडिएट करेगा। जितना ज्यादा एनर्जी अगर वो रेडिएट करेगा उतना कम उसका वेवलेंथ हो जाएगा। तो ये चीज हम आगे अभी पढ़ेंगे कि कैसे रेडिएशन होता है, कैसे उसका चेंज इन एनर्जी, कितना उसमें मतलब एनर्जी चेंज हो रहा है। ठीक है, किस एनर्जी के किस एनर्जी का वो रेडिएशन कर रहा है, उस रेडिएशन का एनर्जी क्या है, उसका वेवलेंथ क्या है, ये सब भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे बस पहले तो हम लोग ये समझ लें कि इमिशन स्पेक्ट्रम होता क्या है। जब एनर्जी एक्वायर करके एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद वो डी एक्साइट होना चाहेगा अपने आप को। डी एक्साइट होने के लिए क्या करेगा, वो एनर्जी इमिट करेगा, इसके कारण जो स्पेक्ट्रम बनता है उसको इमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक, ये चीज डिस्क्रिएट या लाइन स्पेक्ट्रम क्यों बोलते हैं। अगर ये डिस्क्रिएट एक्सपेरिमेंट बोलने का दूसरा, इसका डिस्क्रिएट का होता है, दूसरा अपोजिट होता है कंटिन्यूअस। तो डिस्क्रिएट यानी अलग अलग क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग एनर्जी सेल है, फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल। अगर ये कंटिन्यूअस सेल होता तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनता। ठीक है, अलग अलग एनर्जी सेल है, इसीलिए वो उसी के हिसाब से, उसी एनर्जी सेल के हिसाब से भी उसमें
उसका वेवलेंथ, उसका एनर्जी भी इमिट होगा और उसी एनर्जी के हिसाब से ही तो उसका वेवलेंथ होगा। तो इसीलिए वहां पे अलग अलग मतलब डिस्क्रिएट स्पेक्ट्रम या अलग अलग लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम बनता है। ठीक है, अगर कंटिन्यूअस रहता तो कंटिन्यूअस बनते, अलग अलग एनर्जी एनर्जी इमिशन होने के कारण या अलग अलग एनर्जी लेवल होने के कारण क्या होता है, डिस्क्रिएट स्पेक्ट्रम बनता है। इतना समझ में आ गया? यस सर। बोलो ओम प्रकाश। हाँ सर। तो यहाँ, इतना हाँ तो यहाँ पे, हाँ तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या अभी सीखे, उस चीज को हम एक बार हाईलाइट कर देते हैं, फिर उसके बाद आगे देखिए। पहला चीज एटॉमिक स्पेक्ट्रम। एटॉमिक स्पेक्ट्रम, ठीक, पहला चीज। एटॉमिक स्पेक्ट्रम को क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट एक्सपेरिमेंट स्पेक्ट्रम। यस, ये फिर लाइन स्पेक्ट्रम। या इसको लाइन स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक। इसको, ये किस टाइप का एक्सपेरिमेंट है, अगर इमिशन या ऑब्जर्प्शन के हिसाब से देखें तो ये है इमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो क्या हो रहा है, क्योंकि ये स्पेक्ट्रम बन रहा है कि एनर्जी इमिट होने के कारण, पहले तो एब्जॉर्ब किया तो उससे कोई वो नहीं रहा, तो क्या किया, जैसे ही वो एनर्जी एब्जॉर्ब किया उसके बाद एनर्जी जब रिलीज कर रहा है उसके कारण क्या हो रहा है, इमिट कर रहा है, उसके कारण वो स्पेक्ट्रम बन रहा है। ठीक है, इतना चीज ठीक है। इसको अगर नोट कर रहे हैं तो नोट कर लीजिए, टर्म तो कम से कम याद होना चाहिए। यस, कर लिए सर। उसके बाद हम लोग एक चीज और देखे हैं, चलिए। तो दूसरा चीज जो है हमारा यहाँ पे, वो चीज अब हम लोग देखते हैं, ये हम लोग 4 पॉइंट जो देखे वो चीज तो हो गया। अब दूसरा चीज यहाँ पे देखिए, जो हमारा फर्स्ट सेल होता है, फर्स्ट सेल, उसका एनर्जी लेवल होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, सेकेंड सेल जो होता है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड जो होता है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये हुआ है। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे ये बोर्ड मॉडल में ये बोला गया कि कितना एनर्जी इमिट करेगा, कोई भी मान लीजिए, अगर ये मान लेते हैं कि अंदर वाला न्यूक्लियस है, फर्स्ट सेल ऊपर वाला हो गया, उसके ऊपर ये सेकेंड सेल, थर्ड सेल, अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो जो E2 यानी सेकेंड सेल का एनर्जी लेवल उसको एक्वायर है, यहां से कहा जाता है, कोई इलेक्ट्रॉन मान लीजिए N2 में है, N2 यानी सेकेंड सेल में, सेकेंड सेल से वो किसमें जाता है, N1 में। ठीक है, तो ये कितना एनर्जी इमिट करेगा, यानी एनर्जी जो है, जो रेडिएशन होगा उसका एनर्जी क्या होगा, तो वो एनर्जी बोर्स के द्वारा बताया गया था कि डेल्टा ई, जो एनर्जी होगा E2 का, माइनस उसमें से एनर्जी माइनस कर देंगे E1 का, वही उस रेडिएशन का क्या होगा, एनर्जी होगा। यानी कोई इलेक्ट्रॉन जो N2 से N1 में आ रहा है, तो वो उस जो रेडिएशन होगा उसका रेडिएशन का एनर्जी क्या होगा, तो वो एनर्जी होगा एनर्जी ऑफ E2 ऑर्बिट माइनस एनर्जी ऑफ E1 ऑर्बिट। यानी जिस ऑर्बिट से या जिस सेल में वो जा रहा है, उस सेल के एनर्जी को हम माइनस कर देंगे,
वही उसका एनर्जी हो जाएगा। और एनर्जी ऑफ nth सेल ई nth ई एन इक्वल टू ये दिया जाता है -1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, इनटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, इसका यूनिट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी एनर्जी ऑफ nth सेल इज इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। चलिए हाइड्रोजन एटम के लिए कैलकुलेट भी करते हैं, इसको नोट करना है तो कर लीजिए। कर लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है कि n इक्वल टू 1, ठीक है, एनर्जी किसके लिए, फर्स्ट सेल के लिए En, ठीक, तो E इक्वल टू n हो गया, n इक्वल टू 1 है तो E1 बराबर क्या हो जाएगा, -13.6। और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1, 1 तो क्या था फॉर्मूला, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, तो n इक्वल टू 1 हो गया और z बराबर भी 1 हो जाएगा, तो -13.6 इंटू 1/1। तो हाइड्रोजन एटम के लिए फर्स्ट सेल का एनर्जी लेवल कितना आया, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जितने भी हाइड्रोजन एटम का जो ये जो स्पेक्ट्रम, एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो बोर्स के द्वारा वो किया गया था एक्सपेरिमेंट, वो हाइड्रोजन एटम यानी 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो जिस एटम का है उसी के लिए किया गया, उसी के लिए वो सही भी समझिए। और उसी बेसिस पे बोर्स का जो एटॉमिक मॉडल है वो डिफाइन किया गया था या वो बताया गया था। तो E1 कितना आया, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब E2 निकालते हैं, E2 कितना आएगा वो देख लेते हैं। n इक्वल टू 2, ई का फॉर्मूला लिख लेते हैं, E2 इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो जेड का वैल्यू तो वही रह जाएगा, एटॉमिक नंबर तो हाइड्रोजन का चेंज होगा नहीं, एन का वैल्यू चेंज हो गया तो 2a स्क्वायर, तो -13.6/4, इसको डिवाइड करेंगे 3 पॉइंट कितना बचा, 1644, वही आपको पहले भी लिखवाया। तो हाइड्रोजन का सेकेंड सेल का कितना आ गया एनर्जी लेवल, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से हमको एक फॉर्मूला क्या मिला कि किसी भी हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज का, जो हाइड्रोजन का अगर हम फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल या थर्ड सेल का अगर हम, या फिर किसी भी एटम का अगर हम एनर्जी लेवल उस nth ग्रुप का निकालना चाहते हैं या nth एटम का एनर्जी लेवल अगर निकालना चाहते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या है, E nth इज इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ठीक है। यस। हाँ, ये आएगा किस में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है। अब देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन ये है कि एन इलेक्ट्रॉन इन एच एटम, एन इलेक्ट्रॉन इन एच एटम यानी हाइड्रोजन एटम jump from n equal to 2 to n equal to 1. Find the
the energy and wavelength of emitted radiation। ठीक है, एंड पढ़ देते हैं। आप इस क्वेश्चन को थोड़ा नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जब हम बनाएंगे तो फिर ये क्वेश्चन सर कर बताना लिए ही सर। पड़े। An electron in H atom jump from n equal to 2 to n equal to 1। ठीक है, n equal to 2 से n equal to 1 में, यानी सेकेंड सेल से फर्स्ट सेल में जंप कर रहा है। फाइंड द एनर्जी एंड वेवलेंथ ऑफ द इमिटेड रेडिएशन। जो उससे रेडिएशन निकल रहा है उसका वेवलेंथ और उसका क्या निकालना है, एनर्जी। तो एनर्जी कितना होगा, जितना फर्स्ट का एनर्जी था और सेकंड के जो जितना सेकंड का एनर्जी था और फर्स्ट का एनर्जी था, दोनों का डिफरेंस, उतना ही एनर्जी तो वो क्या करेगा, रिलीज करेगा, तभी तो वो फर्स्ट एनर्जी लेवल में जाएगा। यानी मान लीजिए हायर एनर्जी में है, लोअर एनर्जी में जाना है, तो हायर एनर्जी उस लोअर एनर्जी लेवल से जितना हाई एनर्जी उसको मिला हुआ है, उस एनर्जी को अगर वो रिलीज कर देगा, छोड़ देगा, तो फर्स्ट में चला जाएगा। तो उतना ही एनर्जी हमको उसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसको क्लीन करते हैं। फॉर्मूला जो होगा, डेल्टा ई इज इक्वल टू 2 से 1 में आना है, तो E2 माइनस E1। ठीक, E2 माइनस E1। ठीक है, और हमने एक वो निकाल चुके हैं सर। E2 तो निकाल चुके हैं ना हम लोग, -3.48। हाँ, तो वो कर लेंगे, उसी से हो जाएगा। और अगर मान लीजिए हाइड्रोजन एटम के लिए दिया, किसी और एटम के लिए दिया जाता है, तो फिर उसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, इसी मेथड से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से क्या निकल जाएगा, हमारा एनर्जी तो निकल जाएगा। एनर्जी इसका कितना आ गया, तो उधर कितना था, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 13.6 माइनस 3.4 इक्वल टू 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आ गया, इतना एनर्जी उस रेडिएशन में होगा। ठीक है, एक चीज हमने निकाल लिया। उसके बाद वेवलेंथ ऑफ द इमिटेड रेडिएशन, जो रेडिएशन निकला उसका वेवलेंथ क्या है, वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो उसका वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए एक हमारा फॉर्मूला होता है, एनर्जी, ठीक है, वेवलेंथ, प्लैंक कांस्टेंट एंड स्पीड ऑफ लाइट में। और वो फॉर्मूला है E इक्वल टू hc अपॉन लेमडा। लेमडा क्या है यहाँ पे, वेवलेंथ, E एनर्जी ऑफ द रेडिएशन, h इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट एंड c इज द स्पीड ऑफ द लाइट। समझे? तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ये फॉर्मूला भी डाल के कैलकुलेट कर सकते हैं, E इक्वल टू hc अपॉन लेमडा। तो यहाँ पे E का वैल्यू हमको पता है कितना, 10.2, जो पीछे स्टेप में कैलकुलेट करके आया। प्लैंक कांस्टेंट होता है 6.636 इंटू 10 टू दी पावर -34 जूल सेकेंड। ठीक है, इंटू स्पीड ऑफ द लाइट 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ देखिए, ये जूल में दिया हुआ है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। यही सर, लेमडा का वैल्यू सर बाय लेमडा। तो इतना सारा चीज हम लोग नहीं निकालते, सीधा हम लोग यूज करते हैं। देखिए, H भी कांस्टेंट है और C भी कांस्टेंट है, तो इससे हम लोग एक नया कांस्टेंट डायरेक्ट याद कर लेते हैं,
इक्वल टू 12375 बाई लेमडा, 12375 बाई लेमडा। ई को डालिए आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, यहां से आपको निकल जाएगा। तो यहां से हमारा क्या आएगा, देखिए नोट करना है तो इसको कर लीजिए। यस सर, कर लिए तो तो ये लेमडा वाला इक्वल तो टू क्या, 1 2 3, अच्छा उसको बोलिए। कैलकुलेट करके लिखे है ना, 1 2 3 हाँ ये 7। कैलकुलेट, हाँ 12375 बाई लेमडा। तो तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए E इक्वल टू 1.1235 बाई लेमडा, देयरफॉर लेमडा इक्वल टू 12375 बाई ई, और ई का वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे 2375 बाई 10.2। इतना जो है, ये जो आएगा आंसर, ये आएगा एमस्ट्रॉन्ग। इतना एमस्ट्रॉन्ग जो है उसका क्या हो जाएगा, वेवलेंथ। समझे? यानी उस रेडिएशन का हम लोग क्या कर दिए, उस रेडिएशन का हम लोग वेवलेंथ, एनर्जी और वेवलेंथ दोनों कैलकुलेट कर लिए। यस ठीक है। तो ये हमारा ये क्वेश्चन था। अब देखिए, लेकिन हम ये जो लेमडा का वैल्यू है ये डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। आप अगर क्वेश्चन में देखे, आप क्वेश्चन में अगर बुक में अगर देखे होंगे तो एक रिडबर्ग कांस्टेंट के उसमें रिलेशन दिया होगा, जो हम पढ़ाए भी थे, 1/लेमडा इक्वल टू आर इंटू जेड स्क्वायर बाई 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो यहाँ पे लेमडा क्या है पता है, वेवलेंथ। आर क्या है, आर को हम लोग बोलते हैं रेड बर्ग कांस्टेंट। आर का वैल्यू होता है रेडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है। और इसका वैल्यू होता है आपको 1.09 इंटू 10⁻⁻7 मीटर पर सेकेंड। 1.09 इंटू 10⁻⁻7 मीटर पर सेकेंड। इसको नोट के तौर पे लिख लीजिए, लेकिन ये भी वैल्यू यहाँ पे काम नहीं आता है। हमको याद करना होता है 1/r का वैल्यू। सब लोग उसी से डेल्टा ई इक्वल टू जो इक्वेशन था हमारा, डेल्टा ई इक्वल टू ई एन टू माइनस ई एन वन से ही हम निकालेंगे इसको भी, उसी से हम लोग निकालेंगे। बस थोड़ा उसको अभी ये चीज नोट कर लीजिए, उसके बाद हम निकाल के बताते हैं। सर, कर लिए सर। अब यहाँ देखिए, रिडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू नोट कर लिया 1.09 इंटू 10⁻⁻7 पर मीटर। हाँ मीटर पर तो हाँ, लेकिन हमको याद करना होता है यहाँ 1/r का वैल्यू, क्योंकि हमको जब आएगा, हमको जब पूछा जाता है ना, जब यहाँ पे कैलकुलेशन में होगा तो 1/r आता है और उसका वैल्यू सिंपल है 911 एमस्ट्रॉन्ग। यस ठीक है। यस। अब देखिए, यहां तक हम लोग पहुंचते करते हैं। हमने पढ़ा है डेल्टा ई इज इक्वल टू, चेंज डेल्टा इक्वल टू E2 माइनस E1 या EN माइनस तो यहाँ N2 कर देते हैं, ई N2 माइनस ई EN N1। 1। ठीक है। हाँ, अब देखिए ई का हम लोग क्या पढ़े हैं, N2 या EN1 निकालने के लिए हम लोग पढ़े थे ना, -1.6 इंटू 10 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। यस सर, एनर्जी ऑफ एन,
हाँ, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिटल हम लोग क्या निकालते थे, -13.6 इंटू जेड जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। यस सर, इलेक्ट्रोफिल। अभी ज्वाइन में केवल तुम ही हो क्या, कि और भी ज्वाइन किए हैं? नहीं सर, हम ही है सर। केवल तुम ही हो, ठीक है। देखिए, हमको अपना काम रहता है, वो हम अपना काम जो है वो हम ईमानदारी से कर रहे हैं, बाकी रिजल्ट का परिणाम नहीं देखते हैं कि क्या हो रहा यस सर, आप है। अब एक, हाँ यस सर, ये चीज हाँ तो देखें सर, ये चीज तो देखें सर, आप हाँ थोड़ा सबसे अलग हैं सर। ये है अपना फर्ज के हाँ प्रति बहुत मतलब ऑनेस्टी है, ये चीज तो। हाँ, नहीं, हम अपने काम के प्रति ऑनेस्टी रहते हैं, हम अपना काम कर देते हैं, बाकी रिजल्ट परिणाम जो होना होगा वो होगा, लेकिन हम अपना काम हम अपने तरफ से सबसे बेस्ट करना चाहते हैं। तो सब देखिए, चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग वही चीज यूटिलाइज करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे -13.6, ठीक है, इंटू जेड स्क्वायर बाई n2 स्क्वायर। तो जेड तो उसके लिए भी सेम होगा, क्योंकि n2 से n1 में जा रहा है, तो सेम ही एटम होगा ना, तो उसका एटॉमिक नंबर तो सेम होगा। तो यस सर। दूसरा माइनस, माइनस ऊपर जगह नहीं बस साइड में बचा, इसलिए नीचे लिख दे रहे हैं, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई n1 स्क्वायर। ये चीज हो गया। और जो हमने पिछले उसमें पढ़ा था अभी, जो E इक्वल टू होता है किसी भी वेव का, किसी भी वेव का E इक्वल टू क्या होता है, E इक्वल टू hc/λ। तो ये जो वेव है, जो रेडिएशन निकलेगा, जो रेडिएशन निकलेगा उसका एनर्जी तो वही होगा ना, ये डेल्टा ई। तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं ये hc/λ, ये वेव का रेडिएशन है, और यही है। तो बस हम इसको इस वैल्यू को पुट कर दिए, hc/λ। यहाँ से क्या किए, हमने थोड़ा चेंज कर दिया, ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा और ये माइनस रहेगा, तो इसको आगे ले लेते हैं, उसको पीछे कर देंगे। तो यहाँ पे जो कॉमन आ रहा है सर, उसको कॉमन पहले हमने ले, हाँ सर एक बात बोलिए। सर, वो सर चेंज इन एनर्जी है ना, डेल्टा जो हाँ, है चेंज चेंज इन, इन frequency है। हाँ, और तो आप चेंज इन एनर्जी, हाँ, चेंज इन एनर्जी कहाँ हो रहा है, एनर्जी लेवल ऑफ फर्स्ट ऑर्बिटल, सेकेंड मतलब ऑर्बिटल माइनस एनर्जी लेवल ऑफ फर्स्ट ऑर्बिटल, और यही यस, एनर्जी तो उस रेडिएशन का ना होगा। ओ यस राइट सर, चेंज का ही जो आएगा हाँ वो ही होगा। यस हाँ, तो चेंज जो एनर्जी होगा, जितना एनर्जी का वैल्यू आएगा वही ना इस रेडिएशन का एनर्जी होगा। तो ये जो हम लोग लिए हैं hc/λ, ये रेडिएशन का है, लेमडा जो है ये रेडिएशन का वेवलेंथ, यस। समझे। तो उस वैल्यू को हम वहां पे पुट कर दे रहे हैं, समझे। ओके सर। तो hc/λ, तो यहाँ पे 13.6 जेड स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा क्या, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। 13.6 जेड स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया दोनों में, तो बचा क्या, 13.6 जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ठीक है। सर माइनस भी कॉमन लेंगे ना, -13.6। नहीं, माइनस जब लेंगे ना, तो यहाँ देखिए, थोड़ा हम इंक चेंज कर लेते हैं, ये देखिए, ये माइनस है और ये माइनस, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो इसीलिए वो तो n1 को हमने यहाँ पे आगे कर दिया, n1 आगे हो गया ना, और माइनस 1/n स्क्वायर। देखिए, इसका भी वैल्यू निगेटिव होगा, इसका भी वैल्यू निगेटिव होगा, तो निगेटिव निगेटिव तो ये पॉजिटिव हो जाएगा ना, और ये निगेटिव रहेगा जब ब्रैकेट ओपन करेंगे। चलिए, आपको नहीं समझ में आ रहा तो हम थोड़ा इसी को सर दूसरे थोड़ा, आ गया सर, हाँ N1 वो चेंज कर दिए हैं, सही आ गया हाँ, इसको क्लीन करें। सर। एक मिनट। तो नोट कर लीजिए, अगर हौच पौच हो गया तो फिर से हम कर देंगे, बोलिएगा। नहीं सर, ठीक है सर।
हाँ सर, कर सकते हैं प्लीज। ठीक है। अब देखिए यहाँ हो गया हमारा क्या, इसको ऐसे रोटेट कर देते हैं। देखिए अब यहाँ क्या हो गया कि एच सी बाई लेमडा इज इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वायर इंटू 1 बाई N1 स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 स्क्वायर। अब थोड़ा हम यहाँ पे एडजस्टमेंट करेंगे। क्या क्या एडजस्टमेंट करेंगे कि इधर भी HC से मल्टीप्लाई कर देते हैं और उधर भी HC से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइड, इधर HC से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। देखिए थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं, जगह बच जाएगा। 13.6 जेड स्क्वायर। अब यहाँ हम क्या करने जा रहे हैं, बस थोड़ा सा चेंज है, HC बाई HC, HC से मल्टीप्लाई भी कर दिया, HC से डिवाइड भी कर दिया, तो वैल्यू तो कोई चेंज नहीं हुआ। अब क्या करेंगे, ये HC इस HC से कैंसिल होगी, नीचे वाले HC को रहने देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट क्या करने जा रहे हैं कि 1 बाई लेमडा इक्वल टू जो है 13.6 जेड स्क्वायर बाई HC इंटू 1 बाई N1 स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 स्क्वायर। ये हो गया। ठीक है। और इसी वैल्यू को, ठीक है, ये 13 बाई HC ये जो वैल्यू हो गया, इसी को बताया गया R, रेडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, इसको क्या बोला गया, रेडबर्ग कांस्टेंट R। तो इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, R। तो 1 बाई लेमडा इक्वल टू आर जेड स्क्वायर इंटू 1 बाई N1 स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 स्क्वायर। तो क्या है यहाँ पे दिया हुआ, हमको क्या क्या चाहिए, किस सेल से किस में जंप कर रहा है, N2 से N1, N2 से कहा जंप कर रहा था, N1 में जंप कर रहा था। ठीक है, तो N2 से N1 में जंप कर रहा था। ठीक है, उसका एटॉमिक नंबर चाहिए और हम वेवलेंथ क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। बस आर कांस्टेंट का हमको पता है। तो इसको जब हम और थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं, नेक्स्ट देखिए, इसको नोट कर लीजिए, बस 2 मिनट का और रह गया है। हाँ सर, ये हो गया यहाँ तक। हाँ देखिए, इसको थोड़ा और अगर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो जो हमारा वैल्यू था 1 बाई लेमडा, ये हो गया था क्या, R इंटू जेड स्क्वायर 1 बाई N1 स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 स्क्वायर। अब देखिए, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे और लेमडा को लिख देंगे, तो लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 बाय R बाय R जेड स्क्वायर। ठीक है, और इंटू क्या हो जाएगा, ऊपर N1 इंटू N2 का स्क्वायर बाई N2 माइनस N1। तो लेमडा का वैल्यू निकल जाएगा 1 बाई आर, कितना होता है, 1 बाई आर इक्वल टू 911 एमस्ट्रॉन्ग। एस्ट्रॉन्ग। एमस्ट्रॉन्ग।
इसको जब हम लोग इसको इतना को पहले सॉल्व कर लेते हैं, समझे, जब हम कैलकुलेशन निकालते हैं तो इतना को पहले सॉल्व कर लेते हैं। यस सर, ठीक, इसको इतना को समझ में जब, आ गया। हाँ इतना, हाँ इतना को जब सॉल्व कर लेते हैं उसके बाद पलट देते हैं। जब इतना सॉल्व कर देंगे ना तो ये डिजिट में आएगा, इंटीजर में, उसके बाद हम इसको पलट देते हैं।